प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से। पूर्व के व्याख्यान में हमने पब्लिक फाइनेंस अर्थात लोक वित्त के विभिन्न परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। उन परिभाषाओं के आधार पर वास्तव में लोक वित्त अर्थशास्त्र का एक विशिष्ट अंग है जो सरकार की वित्त व्यवस्था, आय, व्यय, ऋण आदि से संबंधित सिद्धांतों, नीतियों, समस्याओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार लोक वित्त के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्त व्यवस्था हेतु किए गए विभिन्न प्रयास जो कि आय, व्यय एवं ऋण से संबंधित हों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में लोक वित्त की परिभाषा के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में लोक वित्त विषय सामग्री और क्षेत्र के अंतर्गत किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति की भांति सरकार का कार्य भी धन अथवा मुद्रा के अभाव में नहीं चल सकता। अतः सरकार के समस्त धन संबंधी कार्य लोक वित्त की विषय सामग्री का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, कोविड-19 के अंतर्गत हमारे देश में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसके अंतर्गत एक धन एवं मुद्रा का अभाव भी मुख्य रूप से सरकार को भी महसूस हुआ है और यहाँ के विभिन्न नागरिकों को भी महसूस हुआ है। अतः लोक वित्त की सामग्री या विषय सामग्री के अंतर्गत हम समस्त धन संबंधी कार्य जो सरकार द्वारा संपादित किए जाते हैं उनको सम्मिलित कर सकते हैं। सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए धन एकत्र करना और उसका व्यय करना, यही लोक वित्त की विषय सामग्री है। डाल्टन द्वारा लोक वित्त के क्षेत्र की निर्धारित सीमा वर्तमान तक भी स्वीकार्य है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, लोक वित्त अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की सीमा पर स्थित है। सरकार को राज्य शासन के सुचारू संचालन के लिए राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है और उन सिद्धांतों पर चलते हुए जन कल्याण की अधिकतम वृद्धि के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि लोक वित्त अर्थशास्त्र का ही एक अंग है। डाल्टन के अनुसार वास्तव में लोक वित्त की दो टांगों में से एक राजनीति शास्त्र में और दूसरी अर्थशास्त्र में फंसी हुई है। यदि इन टांगों को फैलाने की सीमा जानी जाए या जानना चाहें तो इतना ही कहा जा सकता है कि लोक वित्त के अंतर्गत सरकार तथा लोक सत्ताधिकारियों की उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध राज्य के आय और व्यय से होता है। इस प्रकार लोक वित्त की विषय सामग्री के अंतर्गत निम्नलिखित 5 बिंदु आते हैं। ए, सार्वजनिक या सरकारी व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्रोफेसर ब्लेहन ने कहा है, लोक वित्त के इस भाग में सरकारी व्यय के वर्गीकरण और उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनके अनुसार सरकार विभिन्न मदों पर अपनी आय व्यय करती है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत सरकार का यह कार्य है कि किन मदों पर पहले और किस परिमाण यानी यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है में व्यय किया जाए। यह व्यय किन सिद्धांतों के अनुसार एवं इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए व्यय किया जाना चाहिए तथा इनसे संबंध रखने वाली विभिन्न कठिनाइयों को किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए आदि चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। वास्तव में सरकारी व्यय के महत्व का अनुमान या आकलन हम इस आधार पर लगा सकते हैं
कि समस्त सार्वजनिक कल्याण के कार्य संपन्न होने पर हमें स्वतः ही पता लग जाता है कि जनता में असंतोष तो व्याप्त नहीं है, या जनता सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक कल्याण के व्यय से संतुष्ट कितनी हुई, इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। सार्वजनिक व्यय की मदें और व्यय की जाने वाली राशि को देखकर उस देश विशेष की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों तथा स्थितियों को जाना जा सकता है। लोक व्यय के कारण ही आय एकत्रित और अन्य वित्तीय क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। वास्तव में लोक व्यय आय संबंधी विभिन्न क्रियाओं का साध्य और साधन, या साध्य और उद्देश्य दोनों ही है। नेक्स्ट है सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम। लोक वित्त के इस भाग के अंतर्गत हम सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों यथा और स्रोतों के अपेक्षित महत्व तथा सिद्धांत और उनका उपयोग, उत्पादन, वितरण, बचत और विनियोग पर प्रभाव आदि विषयों का अध्ययन किया जाने के संदर्भ में लेते हैं। सरकार को आय विभिन्न स्रोतों से यथा कर शुल्क, कीमत, विशेषकर का निर्धारण, अर्थदंड, उपहार, सार्वजनिक संपत्ति आदि से मिलने वाले लाभ के रूप में प्राप्त होती है। इन सभी स्रोतों में प्रमुख स्थान कर यानी टैक्सेस का होता है। इसमें विशेष रूप से कर पद्धतियाँ, करारोपण और कर भार का अध्ययन किया जाता है, जो आगे हम विस्तृत पढ़ेंगे। इस अंग में सरकार का कार्य यह होता है कि वास्तव में कर का भार किस व्यक्ति पर पड़ेगा और किस रूप में कर लगाया जाएगा, किस कर की दर को कितना घटाया एवं बढ़ाया जाएगा, और कर की वसूली कब और कैसे की जाएगी, और कर प्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होगा आदि सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और विभिन्न पद्धतियों का निर्वहन करते हुए करों से प्राप्त होने वाली आय सार्वजनिक आय में सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। आर्थिक विकास की किसी योजना की पूर्ति के लिए, जैसे कि सूखा, भूचाल, तूफान, अकाल, युद्ध आदि ऐसी अनेक आकस्मिक कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए सरकार को कई बार ऋण लेने पड़ते हैं, क्योंकि नियमित आय से आकस्मिक व्यय की पूर्ति नहीं की जा सकती। देश की जनता या अन्य स्रोत यथा सरकार, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आदि से लिए जाने वाले ऋणों को लोक या सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। सार्वजनिक ऋण भी सार्वजनिक आय का एक साधन है और कुछ विद्वान सार्वजनिक आय के अंतर्गत ही सार्वजनिक ऋण का अध्ययन करने में विश्वास रखते हैं और कुछ विद्वान इसका अध्ययन पृथक रूप से करने पर जोर डालते हैं। सार्वजनिक आय के वास्तविक साधन से प्राप्त किए धन को वापस नहीं लौटाया जाता, किंतु ऋण द्वारा प्राप्त धन का पुनर्भुगतान राज्य को करना पड़ता है और आवश्यकतानुसार ब्याज भी देना पड़ता है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। व्यय, आय और ऋण लोक वित्त के विभिन्न अंग हैं जिनसे जनता, सरकार व लोक संस्थाओं का प्रत्यक्ष संबंध होता है। इन सब का यथोचित प्रबंध करने के लिए पृथक संस्था या संगठन का निर्माण किया जाता है, जो आय, व्यय, ऋण और ब्याज की प्राप्ति एवं
व्यय की उचित व्यवस्था भी करते हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक राज्य में एक बजट विभाग होता है, जिसका मुख्य कार्य आगामी बजट तैयार करना और उसकी स्वीकृत मदों का नियमित हिसाब किताब रखना होता है। प्रशासन ही नए ऋणों की प्राप्ति और पुराने ऋणों के मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकवित्त के सभी भाग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इनमें सामंजस्य होने पर ही समाज के अधिकतम कल्याण की प्राप्ति संभव हो सकती है। वर्तमान में संघीय वित्त का महत्व लोक वित्त के एक भाग के रूप में काफ़ी बढ़ गया है। कुछ देशों में संघ नमूने के सरकारी संगठन जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, स्विट्जरलैंड आदि देशों में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं कि संघ सरकार और उसके अधीन इकाई सरकारों में कैसे वित्तीय संबंध हो, विभिन्न क्रियाओं का विभाजन कैसे हो, संघीय वित्तीय सिद्धांत किस प्रकार के हों। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लोक वित्त की विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इनकम, पब्लिक डेब्ट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सभी विभागों का आपस में घनिष्ठ एवं पूरक होने के साथ साथ संबंध पाया जाता है। और यह संबंध घनिष्ठ इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा किया गया व्यय और सरकार द्वारा प्राप्त आय, सार्वजनिक करों द्वारा जो प्राप्त आय है, उनका व्यय इस प्रकार से किया जाए जिससे कि देश की जनता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और देश का सर्वांगीण विकास संभव हो सके।